हेलो स्टूडेंट्स, टुडे विल बी लर्निंग अबाउट द फ्रिक्शन फोर्स इन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। और इस वाली चीज़ में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है। अभी तक आपने सभी टाइप की फोर्सेस पढ़ ली हैं जो कि ब्लॉक के ऊपर लगती हैं और सिस्टम के ऊपर लगती हैं। अब हम यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। फ्रिक्शन फोर्स एक्चुअली में दो टाइप की होती है, एक्चुअली में तीन टाइप की होती हैं। पहला तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स जो मैंने यहाँ पर लिखा है, और ये है फर्स्ट वन, एंड सेकेंड वन इज काइनेटिक वन, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, और थर्ड वन होता है रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स, है ना। अब ये रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स जो होता है, रोलिंग फ्रिक्शन, ये आप रोटेशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, जिसका मैंने वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है। अगर आप उसको देखना है तो आप उसको देख लेना, है ना। तो अब ये थ्री टाइप की फ्रिक्शन फोर्स होती क्या है, ये आपको समझ लेना पड़ेगा, है ना। सबसे पहले आते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन के ऊपर। स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है, एक्चुअली दिस इज ए फोर्स व्हिच कम्स इनटू एग्जिस्टेंस व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट और देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू बॉडीज इन कांटेक्ट। पहली बात तो जो फ्रिक्शन फोर्स जो होती है ना, वो हमेशा तभी पिक्चर में आती है जब देयर इज ए रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू बॉडीज इन कांटेक्ट। जैसे कि ये एग्जांपल है, इस एग्जांपल में आपके पास एक मास रखी हुई है, ठीक है, ये मास रखा हुआ है। अब इसका मास m है, इस पर एक फोर्स लग रही है। अब ये मास किसके ऊपर रखी हुई है? सरफेस के ऊपर, इस सरफेस के ऊपर। तो जब इस पर फोर्स लगाई जाएगी और ये मूव करना चालू होगा, मतलब टेंडेंसी टू मूव करना चालू होगा, यानी कि देयर इज ए रिलेटिव मोशन बिटवीन दिस मास एंड द सरफेस। तो उन दोनों के बीच में जो रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी स्टार्ट हुई, उस वजह से इस पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगी ब्लॉक के ऊपर, जो कि इसके मोशन को अपोज करने की कोशिश करेगी। करेक्ट? आ गया समझ में? तो फ्रिक्शन फोर्स इज दैट फोर्स which acts on the body in contact with other body due to relative motion between the two bodies, and it always opposes the motion of the body। समझ में आ गया? तो अब यहाँ पर मैं बताता हूँ कि ये फोर्स जो होती है, इसकी फ्रिक्शन फोर्स, भले ही वो स्टैटिक हो या काइनेटिक हो या रोलिंग हो, ये जो फोर्स होती है इसकी वैल्यू क्या होती है? दिस फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, अभी मैं स्टैटिक के बारे में बात कर रहा हूँ, तो फ्रिक्शन फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू म्यू स्टैटिक इंटू एन। इसमें म्यू स्टैटिक क्या होता है? दिस म्यू एस इज द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ये कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। और ये जो एन होता है, दिस इज नॉर्मल रिएक्शन। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सरफेस इन कांटेक्ट। ये सरफेस इन कांटेक्ट की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है। और म्यू काइनेटिक भी मैं बताऊंगा, तो वो भी एक्चुअली में सरफेस की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है। तो उससे आपको कोई ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ये वेरिएबल ये अलग अलग होता है। और नॉर्मल रिएक्शन वेरी करता रहता है। नॉर्मल रिएक्शन इज द फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन द सरफेस एंड द बॉडी, जो मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब देखिए, अगर मेरे पास ये ब्लॉक रखा हुआ है, तो इस ब्लॉक के ऊपर एक्चुअली में मैंने क्या किया कि मेरे पास इस पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ, मैं इस पर फोर्सेस एनालाइज करता हूँ। इस पर फोर्स लग रही है आगे की तरफ, तो इसका रिलेटिव मोशन होगा, ब्लॉक का मोशन होगा फॉरवर्ड की तरफ, और इस पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगी पीछे की तरफ, जो मैंने यहाँ पर रेड से रिप्रेजेंट किया हुआ है, म्यू स्टैटिक इनटू एन। नॉर्मल रिएक्शन अप की तरफ लग रहा है, mg फोर्स नीचे की तरफ लग रही है, और ये है। इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मैं अभी अभी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, फ्री बॉडी डायग्राम ये अपन पढ़ चुके हैं। सिमिलरली अब देखो, फ्रिक्शन फोर्स जो है, जो बॉडी के ऊपर अपोजिंग लग रही है, नीचे वाला जो सरफेस है वो, ये यहाँ पर न्यूटन थर्ड लॉ लगेगी। व्हेन देयर इज एक्शन देयर इज इक्वल अपोजिट रिएक्शन, दोनों बॉडीज कांटेक्ट में है, मास m के ऊपर म्यू स्टैटिक इनटू n फ्रिक्शन फोर्स लग रही है, तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स सरफेस पर लगेगी। क्लियर? समझ में आ गया? अब देखो, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स ना एक पेक्यूलियर फोर्स होती है। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स एक्चुअली मैं इसके बारे में बताऊं मैं आपको थोड़ा सा, तो ये वेरिएबल फोर्स होती है। वेरिएबल फोर्स मतलब इसकी वैल्यू जो है ना, वो चेंज होती रहती है। कैसे? सपोज मैंने आपको दिया म्यू स्टैटिक, इस सरफेस के पीछे म्यू स्टैटिक की वैल्यू है 0.10, 0.2। नॉर्मल रिएक्शन विच इज इक्वल टू mg, इसकी वैल्यू आती है आपको सपोज 10 न्यूटन। तो आपकी जो फ्रिक्शन फोर्स हो गई एफ स्टैटिक, वो क्या होगी? दैट इज इक्वल टू 0.2 इंटू 10 विच इज इक्वल टू 2 न्यूटन। ठीक। अब सपोज वेरिएबल क्या होती है ये समझाता हूँ। अब सपोज आपने जितनी फोर्स लगाई वो है 0.1 न्यूटन, तो 0.1 न्यूटन दिस इज लेस देन 2 न्यूटन, जो कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आई है। तो अभी क्या होगा ना कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स जो है, वो जरूरी नहीं है कि आप ये 2 न्यूटन ही लगेगी। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स उतनी अप्लाई होगी विच इज जस्ट इक्वल टू
मेक द बॉडी एट रेस्ट, यानी कि उसके केस में स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स जो होगी दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 0.1 n, जिससे कि दोनों फोर्सेस कैंसिल हो जाए और ये रुके रहे, तो उसके केस में वैल्यू यहाँ पर होगी। अप्लाइड फोर्स 0.1 न्यूटन है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स भी 0.1 न्यूटन होगी। अब सपोज स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स को आप बढ़ा देते हो, ये अप्लाइड फोर्स को आप बढ़ा देते हो, 1 न्यूटन कर देते हो, 1 न्यूटन कर देते हो, तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स क्योंकि 2 न्यूटन है टोटल मैक्सिमम वैल्यू, तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स अपने आप को चेंज कर लेगी और ये 1 न्यूटन पे आ जाएगी। अगर इसकी वैल्यू 1 न्यूटन है, अप्लाइड फोर्स की वैल्यू 1 न्यूटन है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स भी अपने आप को चेंज कर लेगी और उसकी वैल्यू भी 1 न्यूटन हो जाएगी। ऐसा तब तक होगा जब तक आपके पास वैल्यू 2 न्यूटन नहीं आ जाती। 2 न्यूटन की मैक्सिमम वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स की वैल्यू 2 न्यूटन हो गई, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स भी 2 न्यूटन हो गई। अब क्योंकि वेरिएबल फोर्स है फ्रिक्शन फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, तो जैसे ही 2 न्यूटन क्रॉस करेगा फोर्स की वैल्यू, इस फोर्स की वैल्यू, वैसे ही ब्लॉक मूव करना चालू कर देगा, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ द सरफेस वो मैक्सिमम वैल्यू 2 न्यूटन ही है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकती। तो इस जब फोर्स 2 न्यूटन से ज़्यादा बढ़ गई है, इट इज़ ग्रेटर देन 2 न्यूटन, यानी कि 3 न्यूटन बढ़ गई है, तो उसके केस में क्या है ना, उसके केस में बॉडी मूव करने लगेगी और काइनेटिक फ्रिक्शन रोल प्ले करने लगेगा, और उसके केस में जो काइनेटिक तो फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगी म्यू काइनेटिक इनटू एन। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कि द स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इज ए वेरिएबल फोर्स, इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ अप्लाइड फोर्स, जो मतलब जितनी अप्लाइड फोर्स लग रही है उसी हिसाब से फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होती है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। ये जो ग्राफ देख रहे हो आप, ये काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स का लग रहा है, जब बॉडी मूव करना चालू कर दी है। ठीक है, समझ में आ गया? इसलिए हम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स को वेरिएबल फोर्स कहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट, kinetic friction. It is a force which comes into existence when the body is moving or there is a relative motion between two bodies in contact. जब बॉडी मूव करती है तो kinetic friction force लगती है, उसकी वैल्यू होती है म्यू के इंटू एन। और सिमिलर चीज होती है, बस अभी क्या होता है कि बॉडी मूव कर रही है, इट इज मूविंग विथ सर्टेन वेलोसिटी या सर्टेन एक्सेलरेशन, इट इज मूविंग, तो उसके केस में जो फ्रिक्शन फोर्स आएगी वो म्यू काइनेटिक इंटू एन आएगी। जब बॉडी रुकी हुई चल रही है तो उसके केस में स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स बिल्कुल भी रोल प्ले नहीं करता। जब बॉडी रुकी हुई है तो सिर्फ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होती है, जब बॉडी मूव कर रही होती है तो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई कर रही होती है, वैल्यू सेम होती है, बस यहाँ पे म्यू के की वैल्यू चेंज हो जाती है, ये कोफिशिएंट चेंज हो जाता है। दिस इज कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, ऐसा एग्जांपल जिसमें आप देखोगे कि फ्रिक्शन फोर्स किस तरह से लगती है। यहाँ पर आपके पास ना दो बॉडीज हैं, पहली कौन कौन सी बॉडी है मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपके पास क्या बॉडी है, एक तो M1 है और एक M2 है। M1 के ऊपर M2 रखा हुआ है, ये पूरा सिस्टम, इसके ऊपर M1 के ऊपर फोर्स F लग रही है, तो पूरा सिस्टम क्योंकि कांटेक्ट में रहता है M1 और M2 हमेशा, इसलिए ये पूरा सिस्टम एक्सेलेरेशन A से मूव कर रहा है, जिसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो एक्चुअली में F अपॉन M1 प्लस M2 इज इक्वल टू एक्सेलेरेशन। ये वैल्यू आपने निकाल दी, जरूरत नहीं है पर मैं प्रॉब्लम के हिसाब से बता रहा हूँ कि आपको कैसे निकालना होता। अब इस बॉडी सिस्टम को एनालाइज करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन M1 एंड सरफेस इज गिवन टू बी म्यू1। कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन M2 एंड सरफेस इज गिवन, M2 एंड M1 इज गिवन टू बी म्यू2। अब यहाँ पर आप देखते हैं कि बॉडी में एक्सेलेरेशन किस तरह से फोर्सेस लगेंगी। M1 के ऊपर सबसे पहले तो नीचे वाले सरफेस की वजह से एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा जिसको हम N1 कह रहे हैं, करेक्ट, ड्यू टू सरफेस। ठीक है, इसकी मास mg होगी, इसको मैंने सॉरी यहाँ पे mg लिख दिया है, यहाँ पर ये m1g होगा, m1g। ठीक है, m1g नीचे की तरफ लिख रहा है। और अब देखो फोर्स की वजह से m1 का जो मूवमेंट होगा वो फॉरवर्ड की तरफ होगा, तो नीचे वाले सरफेस से जो इस पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगी वो क्या होगी, म्यू1 इंटू एन1 अपोजिंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो पीछे की तरफ लगेगी। क्लियर है? सिमिलरली m1 और m2 के बीच में m2 तो रेस्ट पर है, तो M2 जो है, M2 और M1 रेस्ट पर है, M1 मूव करेगा तो फिर रिलेटिव मोशन बिटवीन M2 एंड M1 क्या हो रहा है, आप फॉरवर्ड की तरफ, तो M1 के ऊपर बैकवर्ड फोर्स लगेगी म्यू2 इंटू N2। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन N2 के M2 के ऊपर N2 है।
क्लियर। अभी यहाँ पर क्या है, क्योंकि नीचे वाले सरफेस की वजह से नीचे वाले मास की वजह से ऊपर वाले मास के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, तो इक्वल एंड अपोजिट नॉर्मल रिएक्शन m1 के ऊपर भी लगेगा न्यूटन थर्ड लॉ की वजह से, जो मैंने n2 से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर एक फोर्स F तो लगी रही है। सिमिलरली μ2 जो m1 के ऊपर लगा था, क्योंकि ये कॉन्टैक्ट फोर्स है, तो μ2 इंटू n2 m2 के ऊपर भी लगेगा, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगनी चाहिए, क्योंकि बॉडीज इन कॉन्टैक्ट है, न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाई हो जा रही है। ठीक है। ऐसे ही n2 के ऊपर, ऐसे ही m2 के ऊपर n2 लगेगा, और थर्ड एक और फोर्स जो मैंने यहाँ रिप्रेजेंट नहीं करी है, यहाँ पर m2g भी लगेगा नीचे की तरफ। ठीक है। ये सभी फोर्सेस लग गई हैं। अब अगर आप इसकी इक्वेशन बनाएंगे तो क्या बनेगी, इक्वेशंस क्या होंगी, F माइनस μ1 इंटू n1 माइनस μ2 इंटू n2 इज इक्वल टू m1a, पहली इक्वेशन। ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल वाली हो गई, ऑन m1। और वर्टिकल की जो इक्वेशन बनेगी, वर्टिकल की इक्वेशन बनेगी आपकी n1 इज इक्वल n1 माइनस n2 माइनस m1g इज इक्वल टू 0। ये आपकी दूसरी इक्वेशन बनेगी वर्टिकल वाली। और m2 के ऊपर जो इक्वेशन बनेगी, फॉर m2 जो इक्वेशन बनेगी वो होगी n2 माइनस m2g इज इक्वल टू 0। ये हो गई आपकी वर्टिकल की इक्वेशन। और हॉरिजॉन्टल की इक्वेशन जो आपको बनानी है, तो वो क्या बनेगी, μ2 इंटू n2 इज इक्वल टू m2a। तो ये थर्ड इक्वेशन हो गई, और ये फोर्थ इक्वेशन हो गई। आपको जो भी अननोन चीजें निकालनी है, उसको आपस में इन चारों इक्वेशंस को सॉल्व करके निकाल लो। आप यहाँ से आप क्या करोगे, आपको क्या क्या निकालना होगा, n1 निकाल सकते हो आप, n2 निकाल सकते हो, एक्सलेशन तो आपने निकाल ही दिया है, बस n1 और n2 निकालना है, जो कि आप इसको सॉल्व करके आसानी से निकाल सकते हो। करेक्ट। इससे n2 निकल गया, और उससे आ गया, इससे n1 निकल जाएगा फर्स्ट इक्वेशन से। वैसे तो आप यहाँ पर सेकंड और थर्ड इक्वेशन को यूज करके निकाल सकते हो। क्लियर, समझ में आ गया। तो आपको फ्रिक्शन फोर्स कैसे अप्लाई करनी पड़ती है ये सीख गए होगे आप। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।